नमस्कार, आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी शेरशाह का न्याय। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरी अन्य कहानियाँ भी आपको मिल सकें। वह नहा रही थी। ऋतु ना गर्मी की ना सर्दी की, इसलिए अपने आंगन में निश्चिंतता के साथ नहा रही थी। छोटे से घर की छोटी सी पौर के किवाड़ भीतर से बंद कर लिए थे। घर की दीवारें ऊंची नहीं थी, घर में कोई था नहीं, इसलिए मौज के साथ नहा रही थी। युवती गोरी सुंदरी नारी पानी के साथ हंसते मुस्कुराते आमोद मग्न थी। पठान बादशाह शेरशाह सूरी का शहजादा इस्लाम शाह झूमते हुए हाथी पर सवार उसी घर के सामने वाली सड़क से चला आ रहा था। कारचोबी जरतार की अंबरी, सुनहला रुपहला हौदा, गहरे हरे रंग की चमकती हुई मखमल की चांदनी, हौदे पर चमकते हुए मोतियों की झालरें और चांदी के सुनहले बेल बूटों से दमक में होड़ लगाने वाली। हौदे में शहजादे के घुटने के पास ही पच्चीकारी के काम वाला सोने का पानदान भी रखा था। पानों पर सुनहले वर्क चढ़े हुए थे, कुछ उसके मुंह में भी थे। वर्क की एकाध चिंदी ओठों की मोटाई और कोनों पर थी। वह मजे में पान चबा रहा था, धीरे धीरे मिठास ले रहा था। बाअदब, बाकायदा, होशियार, जान आलम शहजादा जिंदाबाद, हरकारी ने पुकार लगाई। वह युवती एक हाथ अधभरा पानी का लोटा लिए दूसरे हाथ में कमर के नीचे के गीले वस्त्र को संभालती हुई खड़ी होकर पुकार की दिशा में देखने लगी। शहजादे का हाथी उसके घर के सामने आ गया। हाथी दीवारों से कुछ ऊंचा बैठता था और हाथी पर सवार शहजादा तो और भी बहुत ऊंचा। शहजादे ने युवती को देखा, जान पड़ा जैसे कमल के पुष्प पर से मेह की बूंदें लुढ़क रही हों। हाथी को रोक लिया, युवती को आंख गड़ाकर देखने लगा। युवती ने तड़क भड़क वाले हौदे को देखा, शहजादे को देखा, शहजादे की पैनी आंखों को देखा। सूखे कपड़े दूर रखे थे, गीले कपड़ों से शरीर को ढकने संभालने के लिए समय ही ना था। युवती ने कपड़े का काम हाथों से लिया, मुंह फेरा और बैठने वाली ही थी कि उसके शरीर पर पान के 4-5 बीड़े आए, टकराए और नीचे जा गिरे। सोने के वर्क जगह जगह देह में चिपक गए। युवती ने चौंक कर फिर उसी दिशा में मुँह किया। शहजादे की उंगलियों में सोने के वर्कों की कुछ चिंदियां चिपटी थीं। उंगलियां भीगी आंखों पर गईं, फिर हृदय पर और तुरंत खुले हुए डिब्बे के ढकने पर। मुस्कुराहट थी, आंखों में पैनापन। युवती ने एक क्षण में सब देख लिया और थरथराकर बैठ गई। पीठ फेर ली। शहजादे का हाथी आगे बढ़ा और फिर पुकार लगी, बाअदब, बाकायदा, होशियार, जान आलम शहजादा जिंदाबाद। कुछ क्षण उपरांत युवती ने डरी हुई छिपी हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। बंद था। ऊपर की ओर देखा, वहां ना हाथी था ना हाथी पर सवार शहजादा, परंतु पान के बीड़े आसपास पड़े थे और देह पर सोने के वर्कों की चिंदियां कई जगह पर चिपकी थीं। उनमें से एकाध उसको दिखलाई भी पड़ रही थीं। इधर उधर देखा, पान के बीड़ों को देखा, उन चिंदियों को देखा और टटोला। युवती बेग के साथ भीतर से ईंधन लाकर आंगन में जमा करने लगी। ढेर ऊंचा हो गया। किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। युवती ने अपने कपड़े की ओर देखा, कुछ सूख गया था, कुछ अभी भी गीला था। कुंडी फिर खटकी और आवाज आई, खोलो भी, क्या कान बंद कर लिए हैं? उसके पति की आवाज़ थी। युवती का सूखा चेहरा तमतमा गया। किवाड़ खोलकर फिर आंगन में आई। पति हलवाई की दुकान किए था। कपड़े धुएं से धुंधले, उन पर जगह जगह घी और तेल की चीकट। चेहरा भी धुआंधार। युवक होते हुए भी लगता था जैसे ज़्यादा अवस्था का हो। पत्नी के काले बाल सूखे गीले बिखरे हुए, धोती अध सूखी। थके स्वर में बोला, अभी तक नहीं नहाया? पत्नी ने पीठ किए हुए ही कहा, हूँ। उसके कंधे के कुछ नीचे सोने के वर्क का एक टुकड़ा चमक रहा था। हलवाई की दृष्टि गई। पान के कुछ खुले कुछ बंद बीड़े इधर उधर पड़े देखे, उन पर अध टूटे वर्क हिल रहे थे। फिर उसकी आंख आंगन में चुने हुए ईंधन के ढेर पर पहुंची। समझ में नहीं आ रहा था। पूछा, यह सब क्या है? ये पान कहाँ से आए? तुम्हारे कंधे पर ये काहे की चिंदियां चमक रही हैं? मैं तुम्हारे काम की नहीं रही। पत्नी ने वैसे ही पीठ किए हुए उत्तर दिया। क्या? हाँ। कैसी हाँ? क्या कह रही हो? मेरी आबरू नाश करने यहाँ कौन आ गया? दिन दहाड़े कौन डाका डाल गया? और इतने बड़े आगरा शहर में, बादशाह की नाक के नीचे? घर में कोई नहीं आया। घर में कोई नहीं आया और तुम मेरे काम की नहीं रही? क्या बक रही हो? पागल हो गई हो क्या? हलवाई पान के उन बिखरे हुए बीड़ों की ओर देखने लगा। पत्नी ने गला साफ किया, बोली, बादशाह का लड़का हाथी पर सवार घर के सामने से निकला था। उसने मुझे नहाते देख लिया और मेरे ऊपर ये बीड़े फेंक दिए। अब मैं तुम्हारे काम की नहीं। बस इतना ही या कुछ और कुछ नहीं? हलवाई ने चैन की सांस ली।
पीठ पर हाथ रखा, पीठ पर से धोती थोड़ी सी हटाई, वहाँ सोने के वर्क की कुछ चिंदियाँ चिपकी थी। हलवाई उनको छुटाने लगा। मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, युवती हट कर रही थी। तुम तो हो मूर्ख, हलवाई ने सांत्वना दी। नहाओ और रोटी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। नहीं, अब मैं नहीं जीऊँगी, पत्नी ने दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा। उसका चेहरा सूख गया था और आंखें लाल थीं। हलवाई का ध्यान लकड़ियों के ढेर पर जमा। ईंधन यहाँ क्यों लाकर धरा है? ईंधन नहीं है, मेरी चिता है, इस पर जलूंगी। अभी अपना दाह संस्कार करूंगी। कोई बात भी तो हो, व्यर्थ ही बात का बतंगड़ खड़ा कर रही हो। प्राणों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने से क्या बन जाएगा, तुम क्या जानो? हलवाई ने अपना हाथ छुटाकर लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ी। मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। कौन कहता है कि मेरी नहीं रही? कोई कहे या ना कहे, मैं तो कहती हूँ, मेरे काम में आड़े मत आओ, हटो। हलवाई उस सुंदर मुख की भयंकर रेखाओं को देखकर सकपका गया। विकट कठिनाई के निवारण के लिए हलवाई घर के बाहर निकल पड़ा। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पड़ोस की स्त्रियां भीतर आईं। हलवाई ने आग परचा ली थी। चिता चुनी जा चुकी थी। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया जा चुका था। पड़ोसिनों ने हलवाई को पकड़ लिया, परंतु वह अपने हठ पर दृढ़ थी। पड़ोसियों ने तय किया कि शेर शाह को अर्जी दे दो। बादशाह की आज्ञा जारी होने की घड़ी तक के लिए शायद हलवाई मान जाए। बला टली सो टली, संभव है थोड़ी समय में उसका हट टल जाए। हलवाई अर्जी लेकर शेर शाह के दरवाजे पर पहुंचा। शेर शाह का आरंभिक जीवन तत्कालीन राजनीति के अखाड़े का जीवन था, कुटिल, कपटी और कुछ क्रूर भी। प्रत्येक युग में राजनीति के ये लक्षण अंग रहे हैं, परंतु शेर शाह न्यायी भी था। जब बादशाह हो गया तो वजीर उसके न्याय को जानता था। हलवाई की अर्जी अन्य अर्जियों के साथ वजीर के हाथ में पहुंची। वजीर अर्जियां पढ़ पढ़ कर बादशाह के सामने रखता जाता था। वह उन पर अपना आदेश चढ़ाता जाता था। वजीर ने हलवाई की अर्जी हाथ में उठाई, पढ़ी, हाथ कांपने लगा। उस अर्जी को फिर किसी घड़ी सुनाने के लिए अलग रखकर दूसरी उठाना चाहता था कि शेर शाह ने टोका, क्या है वह कागज, उसमें क्या है? वजीर का मुंह पीला पड़ गया था। गले को साफ कर रहा था, परंतु गला साफ नहीं कर पा रहा था। शेर शाह की उत्सुकता और भी बढ़ी। क्या है जी उसमें, पढ़ो ना, क्यों अलग कर दिया? जहां पना, घबरा क्यों रहे हो? क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत है? नहीं जहां पना। फिर उसमें ऐसा क्या है जिससे तुम्हारी गिग्गी बंध गई? वजीर चुप। बादशाह कड़का, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे दो वह कागज, अगर आपका होश खराब हो गया है तो। जहां पना, दरख्वास्त शहजादे साहब के खिलाफ है। अच्छा, इसीलिए तुम ऐसे मरे जा रहे हो, इधर पेश करो। वजीर ने हलवाई की अर्जी को बादशाह के सामने रख दिया और मुरझाई निगाहों से उसकी ओर देखने लगा। हलवाई भी देख रहा था और कांप रहा था। शेर शाह ने अर्जी पढ़ी, भौहें सिकोड़ी और ओठ सटाए। कुछ क्षण के बाद बोला, शहजादे को हाजिर करो। शहजादा हाजिर कर दिया गया। न मुंह में पान थे और न होठों पर सुनहले वर्क की वे चिंदियाँ। बादशाह ने शहजादे के हाथ में हलवाई की अर्जी दी, पढ़ने का हुक्म दिया। जब वह पढ़ चुका तो उससे पूछा, क्या अर्जी में लिखी हुई शिकायत सच है? शहजादे की रेखाएं बनी बिगड़ी। गले तक कई झूठ आए, परंतु होठों से बाहर वे नहीं निकले। माथे से पसीना टपकने लगा। वह चुप था। शेर शाह ने गरज सी लगाई, बोलो, चुप क्यों हो? क्या हलवाई की अर्जी में दर्ज शिकायत सच है? जी जहां पना। सवाल मत करो, जवाब दो, बात सच है या नहीं? क्या अर्ज करूं जहां पना? जब वह कहती है तो सच ही होगी। फिर बहुत दबी जबान से बोला, कुछ पान इसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या हो गया? अगर उसको इतना अखरा है तो कुछ जुर्माना दे दूंगा। शेर शाह तड़तड़ाया, इसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या हो गया? जुर्माना दे दूंगा, कम वक्त। क्रोध के मारे शेर शाह की देह हिल रही थी। भरे हुए दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण के उपरांत शेर शाह ने आदेश दिया, शहजादे की बेगम हलवाई के आंगन में नहाने के लिए वैसे ही उघाड़ी बैठेगी। शहजादे के उसी हाथी पर हलवाई पान का डब्बा लेकर बैठेगा और बेगम के ऊपर पान के बीड़े फेंकेगा। उसके बाद उसी हाथी के पैरों तले शहजादा कुचलवा दिया जाएगा। शेर शाह ने सूक्ष्मता के साथ दरबार में उपस्थित भीड़ पर अपनी आंख घुमाई। इस आदेश का किस पर कैसा प्रभाव पड़ा है? शहजादा धम्म से गिर पड़ा। गिरने से बचने के लिए वजीर ने एक खंभे का सहारा पकड़ा। हलवाई हर्ष और घबराहट के बीच में झूलने लगा। उसके पड़ोसी चाहते थे तुरंत घर भाग जाए। कई दरबारियों के मुंह से हाय हाय निकल पड़ी। एक क्षण के बाद शेर शाह बोला, ले जाओ शहजादे को कैद खाने में। अब दरबारियों ने आरजू मिन्नत के ढेर लगाने शुरू किए। कोई कोई हलवाई की खुशामद पर ही पिल पड़े। हलवाई के पड़ोसियों ने भी उससे हाथ जोड़े। हलवाई ने आगे बढ़कर शेर शाह से प्रार्थना की, जहां पनाह, मैं न्याय पा चुका, अर्जी वापस लेता हूँ। तुम कौन होते हो जी अर्जी वापस लेने वाले? अत्याचार आपके साथ हुआ है या आपकी बीवी के साथ? हलवाई ने बहुत विनती की। शेर शाह नहीं माना। भीड़ हलवाई के पास पहुंची।
जब उसने शेरशाह की आज्ञा का समाचार सुना, पागलपन न जाने कहाँ चला गया। बोली, मैंने सब पा लिया, न्याय हो गया, पर मैं इस दंड को पसंद नहीं करती। पति ने कहा, चिता पर अब तो ना चढ़ोगी? उत्तर मिला, नहीं। उसके कान के पास हलवाई खुसफुसाया, मेरे काम की तो हो ना, वह बात तो फिर ना कहोगी कभी देवी? बको मत। हलवाइन भी खुसफुसाई। हलवाई का उत्तर शेरशाह के पास भेज दिया गया, परंतु वह नहीं माना। उसने कहा, जब तक हलवाइन की मर्जी नहीं आएगी तब तक सजा में कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। हलवाइन की मर्जी लेकर हलवाई शेरशाह के सामने पहुंचा। भीड़ भी पहुंची। शेरशाह ने भीड़ से हर्षमग्न चेहरों को बारीकी के साथ झांका। शहजादे को कैद खाने से बुलवाया गया। शेरशाह ने अपराधी को मुक्त करने का आदेश दिया। चूंकि हलवाइन ने तुमको माफ़ कर दिया है, इसलिए छोड़ता हूँ। कभी फिर कोई ऐसी हरकत की तो ना बच सकोगे। शहजादे के होठों पर कृतज्ञता की मुस्कानें खेल गईं। शेरशाह ने चिल्लाकर कहा, लेकिन कुछ सज़ा तो तुमको दी ही जाएगी। शेरशाह ने अपने लड़के को जुर्माना किया जो हलवाई को दिलवाया गया। शहजादा नतमस्तक था। अंत में शेरशाह ने कहा, हिंदुस्तान में वही राज कायम रह सकता है जो लोगों के साथ न्याय करने में कसर ना लगावे। धन्यवाद।